तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ का पेपर कराने जा रहे हैं, सेकंड टर्म का। तो इसमें हम 120 मिनट में 40 नंबर का पेपर करेंगे। जो ये क्वेश्चन पेपर है इसमें 14 प्रश्न है, ठीक है। तो 14 प्रश्नों में को हमने 3 सेक्शन में बांटा है, ABC। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। जो सेक्शन ए है उसमें 6 क्वेश्चन हैं 2-2 मार्क्स के, ठीक है। तो यानी जो सेक्शन ए है उसके अंदर आपके पास 6 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के, और बी सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। और ये मैथ का बेसिक वाला पेपर है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे, बेसिक वाला। और कुछ प्रश्नों में इंटरनल चॉइस भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ सेक्शन ए, ठीक है। तो सेक्शन ए में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहाँ से मैं शुरू करूँगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि सो दैट, यानी सिद्ध करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कोमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन द AP। तो हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि ये जो तीनों संख्याएं हैं ये AP बनाते हैं, मतलब समांतर श्रेणी बनाते हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए हमें पता है कि एक समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं, ठीक है। तो हमें पहला टर्म क्या दिया हुआ है, पहला टर्म दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर कोमा दूसरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद कोमा, और तीसरा दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और हमें प्रूफ करना है ये तीनों जो है वो AP बनाते हैं। तीनों के तीनों जब AP बनाएंगे तो वो तब हो सकता है जब दोनों, मतलब जो इनके बीच का जो सर्वांतर है कॉमन डिफरेंस वो सेम हो। तो हम पहले वाला जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे उसके लिए A2, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड। तो अपना सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो सेकंड टर्म A2 में से A1 माइनस कर दो, ठीक है। तो A2 क्या हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ये सेकंड टर्म हो गया। इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म जो कि है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये अंदर जाएगा तो माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस माइनस b का स्क्वायर। तो अब साफ देख पा रहे हैं कि इस वाले a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कट जाएगा और इस वाले b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, बस बचेगा 2ab। तो सेम ऐसे ही अब हम A3 में से अगर A2 माइनस करें तो वो भी हमें कॉमन डिफरेंस ही देगा। तो हम A3 में से A2 माइनस करने जा रहे हैं। तो A3 कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस कर देंगे सेकेंड टर्म है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस यहाँ पे भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये अंदर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा और b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, तो ये भी 2ab बचेगा। तो हम देख रहे हैं ऊपर वाला जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 2ab आया था और ये भी 2ab आया था। तो हम लिख देंगे क्योंकि, सिंस माने क्योंकि जो दोनों जो डिफरेंस, मतलब ये कॉमन डिफरेंस आया था D1 और ये वाला D2 आया था, ये दोनों इक्वल है। तो इस प्रकार यानी 10, इस प्रकार इट इज AP, यानी ये AP में है, ये तीनों टर्म AP में है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे इसके और में भी एक क्वेश्चन है, और में क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 3/5, यदि 3/5 कोमा a कोमा 4 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, ये 3 लगातार पद हैं किसी AP के, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें a का मान पता करना है। तो ये जो 3/5 है, a है 4 है, ये तीनों आपके 3 लगातार टर्म्स हैं एक AP के। तो आपको इसके अंदर a का मान, यानी ये जो a है इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करने के लिए सेम वही प्रोसेस करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल के हम बराबर कर लेंगे। या फिर आपको ये याद करना है कि जो
बीच वाला होता है ना, मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो मान लो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो बीच वाले का डबल यानी 2B बराबर होता है इन दोनों का सम A जमा C। मान लो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो ये भी बन रहा है, तो बीच वाला जो 20 है उसका डबल करोगे तो 20 दूनी 40, वो बराबर होगा इन दोनों का जोड़ जो कि 10 और जमा 30 40 आएगा। ठीक है, तो इससे हम लिखेंगे 2 इंटू बी का मान यहाँ पे लिख देंगे A, और A का मान यहाँ पे 3/5 को मान लेंगे और C का मान 4, तो 2A बराबर, अब इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो इसके बटे में 1 लेंगे, 5 एकम 5 एलसीएम आएगा, तो 5 चौक 20, तो 3 जमा 20 तो हो जाएगा 23/5। तो A का मान निकालेंगे तो 23 बटा, ये जो दो मल्टीप्लाई में था ये 5 के साथ डिवाइड में आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो 2 गुना 5 हो जाएगा, तो 2 पचे 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक अगला क्वेश्चन है सेकंड, ए वर्टिकल पोल ऑफ 100 मीटर हाई। कहता है एक ना वर्टिकल पोल है, मतलब एक ऊर्ध्वाधर खंबा है जिसकी ऊंचाई जो है 100 मीटर दी हुई है, तो मान लेते हैं ये वर्टिकल पोल है, इसकी ऊंचाई 100 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ सबटेंडेड, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द पोल एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100√3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। तो खंबे के आधार से भूमि पर स्थित एक बिंदु से इस पोल के शीर्ष की ऊंचाई, मतलब ये बनने वाला एंगल आपको थीटा ज्ञात करना है, और इस बेस से लेके इस पॉइंट पर, ग्राउंड के ऊपर जो पॉइंट है, इससे और पॉइंट के इस पोल के बेस से जो बीच की दूरी है इनकी वो 100√3 मीटर है। तो हमें फाइंड करना है एंगल, हमें ये एंगल पता करना है। तो हमें थीटा पता करना है। ठीक है, तो थीटा पता करने के लिए इस ट्रायंगल में हमें साफ दिख रहा है कि ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और ये वाला आपको बेस दिया हुआ है, तो थीटा यानी आपको यहाँ टेन लगाना है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर 100 और बटे में आ जाएगा ये आपका 100√3, 100 से 100 कट जाएगा और 1/√3 बचेगा। और ये ना टेन थीटा में किसका मान होता है, तो ये 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये 10 से ये 10 हट जाएगा और ये आपका थीटा का मान 30 डिग्री बन जाएगा। तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, या फिर द एंगल सबटेंडेड बाय द पोल एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100√3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल इज 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड, इसमें लिखता है थर्ड में कि जो पी क्यू है इज ए टेंजेंट, पी क्यू जो है इज ए टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट पी। इफ ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन फाइंड एंगल ओ क्यू पी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है और ये सेंटर हो गया ओ, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया मान लो पी। ठीक है, और बाहर एक पॉइंट ले लो आप क्यू और इसको ऐसे मिला लो सेंटर से। ठीक है, तो पर्सन बोला है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो बराबर है, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है हम लिख देंगे कि पी क्यू, तो पी क्यू इज टेंजेंट, तो यानी जो ये पी क्यू है ये टेंजेंट है टू अ सर्कल, एक सर्कल पर विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी से टेंजेंट है, यानी टेंजेंट है। और लिखा है कि इफ ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो फाइंड करना है एंगल ओ क्यू पी। ओ क्यू पी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो लिख देंगे हल, यानी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिख देंगे कि पी क्यू इज टेंजेंट टू ए सर्कल, पी क्यू जो है टेंजेंट है सर्कल पर विद सेंटर ऊपर,
और ऊपर से ट्रायंगल ओ पी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में देखेंगे तो पी क्यू यानी जो ये पी क्यू है बराबर हो जाएगा पी ओ के, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमने पढ़ा होगा कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे एंगल क्यू ये वाला बराबर हो जाएगा एंगल ओ के, ठीक है। तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। और आपने पढ़ा होगा कि ये जो रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस को अगर हम टेंजेंट से मिलाते हैं तो ये रेडियस इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे कि एंगल P बराबर जो है वो 90 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो लिख देंगे बगल में सिंस यानी क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसीलिए एंगल 90 हो जाएगा। अब ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर ये 90 है और ये दोनों एंगल बराबर है। तो हम ये जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो एंगल P जोड़ेंगे, Q जोड़ेंगे और O जोड़ेंगे, इन सब का जोड़ 180 होगा। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमें पता है कि जो एंगल P है वो 90 है और ये दोनों एंगल बराबर है। तो ये दोनों बराबर है तो इसे भी लिख लो Q और इसे भी लिख लो Q बराबर 180। अब 90 उधर घट जाएगा और ये दोनों जोड़ के डबल एंगल Q हो जाएगा बराबर 180 माइनस 90। तो डबल एंगल Q बराबर 90, 2 से कट जाएगा तो एंगल Q बराबर 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया एंगल ओ क्यू पी 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखता है इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज बाय 100%, तो देन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग स्फीयर इज इंक्रीज। तो प्रश्न है कि अगर कोई स्फीयर है और उसका जो रेडियस है अगर हम उसको 100% इंक्रीज कर दें तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग स्फीयर इज इंक्रीज। तो जो वो संगत जो इसको अगर हम 100 गुना बढ़ा दें तो जो संगत जो नया वाला स्फीयर बनेगा तो उसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आएगा, ठीक है, इसमें कितनी वृद्धि होगी ये पूछा है, ठीक है। तो पहले तो लेट कर लेंगे कि आर बी द ओरिजिनल रेडियस ऑफ स्फीयर और इफ वी इंक्रीज रेडियस बाय 100% तो देन न्यू रेडियस इज 2r। मतलब पुराने वाले स्फीयर का रेडियस r है और बड़े वाले स्फीयर का रेडियस 100% बढ़ाने पे 2r हो जाएगा। तो पहले वॉल्यूम था इसका 4/3 पाई आर क्यू क्यू और इस नए वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस तो 2r है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें 2r का क्यू, ठीक है। इसे खोलने पे आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू और ये 2 की क्यू खोलेंगे तो 2 की क्यू 8 अलग कर दो आप, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो नया स्फीयर बना है इसका वॉल्यूम पहले जितना ही है लेकिन ये 8 गुना ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो लिख देंगे कि जो नया वॉल्यूम है वो 8 गुना है ओरिजिनल वॉल्यूम से। तो इस प्रकार रेडियस को 100% बढ़ाने से यानी इसका रेडियस 100% बढ़ाने से इसके वॉल्यूम में 8 गुना नहीं 7 गुना वृद्धि हुई है, ठीक है, क्योंकि 100 तो पहले ही था। तो हम लिख देंगे सो इट्स वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 700%, ठीक है, 700% से बढ़ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें लिखता है कि द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। तो कोई एक स्फीयर है, मतलब गोला है, ठीक है। तो उस गोले का जो मतलब गोलखा डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा आधा 3 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर है एक स्फीयर का वो 6 सेंटीमीटर है। इट इज़ मेल्टेड, इसको हमने पिघलाया, पिघलाने के बाद लिखता है एंड ड्रो इनटू ए वायर, और हमने इसको तार बदल दिया। तो जब हम किसी स्फीयर को पिघला के तार बदलेंगे तो तार एक सिलेंडर जैसा होता है, ठीक है। तो लिखा है कि वायर का जो डायमीटर है वो 2 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और आगे कहता है कि बताओ अगर ये डायमीटर 2 मिलीमीटर हो जाए तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर। तो आपको इस तार की लेंथ निकालना है जो कि सिलेंडर की हाइट ही होगी, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पे कि फाइंड करना है आपको लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, तार की लंबाई। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर नहीं है, इसको सेंटीमीटर बदलना होगा। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसको हम 10 से भाग दे देंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा। और रेडियस निकालेंगे तो इसका आधा 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसको पिघलाकर इसको बनाया गया है तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के ही बराबर होगा, क्योंकि इसी को पिघलाकर ही बनाया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर की क्यू बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। और इसको अब सोल्व करना है बस। तो यहाँ पर पाई से ये पाई कट जाएगा, 4/3 इसका रेडियस 1/10 था, तो 1/10 1/10 और 1/10। और ये क्या है सिलेंडर, सॉरी ये स्फीयर है तो इसकी रेडियस 3 3 3 लेनी थी। तो यहाँ पे लिखना था 3 3 3, ये नहीं, ठीक है। और इसका रेडियस लेना था ये वाला 1/10, तो 1/10 1/10 और हाइट तो निकालना ही है, ठीक है। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यानी 4 × 12 × 36 हो जाएगा बराबर h/100। अब ये इधर गुना हो जाएगा तो h बराबर 3600 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 3600 सेंटीमीटर में आया है, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। तो हाइट आ जाएगा 3600 को 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रहते हैं, तो 36 मीटर। तो लिख देंगे कि जो लेंथ ऑफ वायर होगी वो 36 मीटर होगी, ठीक है। ये सब लिखना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 6। इसमें लिखता है कि इफ़ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन x, तो कहता है यदि जो माध्य है ना निम्नलिखित मदों का, जिसमें पहला है x, फिर x+3, फिर x+5, फिर x+7 और लिखता है x+10, तो इन सब का जो मीन है मतलब माध्य है वो 9 है। तो फाइंड द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। तो हमें आखिरी के जो 3 पद हैं इसका मीन निकालना है, यानी इसका माध्य निकालना है। तो फाइंड करना है द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। तो निम्नलिखित अंतिम 3 पदों का निकालना है। तो हमें इनका मीन दे रखा है, तो मीन का हम फार्मूला जानते ही हैं, सॉल्यूशन हम लिख देंगे कि मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सबको मैं जोड़ लूँगा, तो लिखेंगे x+3, ठीक है ना, फिर x+5 x+7 और x+10 और बटे में उतने आएंगे जितने ये हैं। तो 1 2 3 4 5 है, तो हम इसे 5 से डिवाइड भी दे देंगे। तो हमें मीन 9 दे रखा था पहले वाले का, तो ये 5 जो है डिवाइड में इससे मल्टीप्लाई जाएगा, तो 5 ने 45 हो जाएगा ये।
और x x x जुड़ेगा 5 बार तो 5x और जमा ये 3 5 8 7 15 और 10 25 हो जाएगा ये। अब जो ये प्लस का 25 है, इधर आके 45 में से माइनस हो जाएगा, तो 45 में से 25 गया तो ये 20 बचेगा बराबर 5x। 5 से ये कट जाएगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 4 हो गया तो हमें लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन निकालने हैं। तो लास्ट 3 में देखेंगे तो x प्लस 5 था, तो 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, और यहाँ 4 और 7 लेंगे तो 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 7 10 लेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब मीन निकालने के लिए इन सबको जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, तो 9 जमा 11 जमा 14 जोड़ के 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो जोड़ने पे आ जाएगा 34/3 और भाग देने पे 11.33 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इसी में एक और क्वेश्चन है और में छठे के, तो इसमें लिखता है प्रश्न कि फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस 10 से 25 और 35 से 66। हमें इस वर्ग के क्लास मार्क्स निकालने हैं, क्लास मार्क्स यानी वर्ग चिन्ह निकालने हैं। फार्मूला होता है L1 प्लस L2 बटा 2 होता है। ठीक है, लोअर टर्म प्लस अपर टर्म बटे में 2, तो लोअर टर्म हो जाएगा आपका 10 और जमा हो जाएगा 25/2, 35/2 17.5 हो जाएगा। इसका भी निकालना था 35 और 66। ठीक है, तो 35 और 66 का भी निकालोगे तो इसको ही सेम ऐसे ही जोड़ के भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये कर लोगे। अब हम करेंगे यहाँ पे सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में हमारे पास प्रश्न है कि प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि द टेंजेंट ड्रॉ एट ए पॉइंट एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। कह रहा है कि सिद्ध करो कि कोई सर्कल है, उस सर्कल का मान लो ये डायमीटर है, तो डायमीटर का जो ये एंड पॉइंट है, मान लो ये ए बी एंड पॉइंट है और ये सेंटर से जा रहा है ओ से डायमीटर, तो हमें कह रहा है कि इसके एंड पर जो टेंजेंट खींचे गए हैं, ये जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं टेंजेंट, ये दोनों समांतर है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले तो हम लिख देंगे कि लेट ए बी, ये जो ए बी है, लेट ए बी बी और डायमीटर, माना ए बी एक डायमीटर है ऑफ गिवन सर्कल, और लेट कर लेंगे कि जो सी डी है, यानी जो ये सी डी है और ये जो आपका ई एफ है, तो लेट कर लेंगे कि जो सी डी है और ई एफ है, ठीक है, आर टेंजेंट, ये दोनों क्या है, टेंजेंट हैं एट ए एंड बी, ए और बी पे, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट पे टेंजेंट है। अब आगे लिख देंगे टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि जो सी डी लाइन जा रही है ये पैरेलल है इसके ई एफ के। तो कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, तो पहले तो हम जानते हैं कि ये जो रेडियस है ये टेंजेंट से अगर मिला देंगे तो ये परपेंडिकुलर होता है। ऐसे ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट जा रहा है तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे हेयर कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर। ठीक है, और जो ए डी था वही परपेंडिकुलर भी है ई एफ पर। ठीक है, तो थ्योरम लगेगा यहाँ पे 10.2। ठीक है, 10.2 लगेगा थ्योरम। तो 10.2 थ्योरम है कि मान लो कोई पॉइंट है, कोई सर्कल है और इस सेंटर से इस टेंजेंट को मिलाओगे तो ये रेडियस इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि एंगल सी ए बी यानी सी ए
बी ये वाला, तो सी ए बी बराबर 90 हो जाएगा। और ऐसे ही ए बी एफ यानी इधर वाला, एक इधर वाला एक इधर वाला ले लिया, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे 90। अब ये दोनों 90 हो जाएंगे तो इसका मतलब ये दोनों जो है ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बना रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर भी हैं और तो ये दोनों बराबर हैं, ये भी 90 ये भी 90, यानी सी ए बी बराबर है ए बी एफ, ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब कि ये दोनों मेक्स यानी बना रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, तो सो सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। उसके बाद अब हम 8वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखता है कि वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू ए सर्कुलर पाइप whose internal diameter is 8 centimeter. If the rate of flow of water is 80 centimeter per second, तो then how many liter of water is being pumped out through this pipe in 1 hour? कहता है कि एक ना पानी को पंप से निकाला जा रहा है और वो जो पाइप है वो एक सिलेंडर के टाइप का है। तो ये एक सर्कुलर पाइप है, इसको पंप करके पानी निकाला जा रहा है। इसका हमें अंदर का डायमीटर दे रखा है, इंटरनल डायमीटर यानी आंतरिक डायमीटर 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका रेडियस रहेगा आधा 4। और इफ़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज, और इसके अंदर जो पानी बह रहा है उसकी जो फ्लो दे रखा है यानी उसकी जो स्पीड दे रखा है वो दे रखा है 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है। तो पूछा है देन हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू दिस पाइप इन 1 आवर। तो हमें फाइंड करना है कि 1 घंटे से इसमें कितना पानी जो है वो बह जाएगा, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पाइप इन 1 आवर। तो 1 घंटे में इसमें से कितना पानी बह जाएगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे कि हम इसके अंदर 1 मिनट में कितना पानी बह रहा है, मतलब 1 सेकंड में कितना पानी बह रहा है वो निकाल लेंगे। तो हम पहले निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन पाइप इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना पानी बहेगा, तो वो बहेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान रहने देंगे, रेडियस, ठीक है, रेडियस का मान यहाँ पे 4 दिख रहा था, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 गुना 4 ले लेंगे। और हाइट, ठीक है, तो हाइट जो है वो कितना लेंगे, तो इसने बोला था ना स्पीड कि 80 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी इसमें से हर सेकंड 80 सेंटीमीटर पानी बह रहा है। तो यही इसकी क्या होती है, हाइट या लेंथ होती है 80 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे हाइट 80 ले लेंगे, तो इसको गुना करेंगे 4 को 4 से 16 इसको इससे गुना कर देंगे तो 128 पाई हो जाएगा इतना, ठीक है। उसके बाद अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन पाइप इन 1 आवर। तो 1 घंटे में इसमें कितना पानी बहेगा, तो 128 पाई को गुना कर देंगे। ये 1 सेकंड में इसमें इतना पानी बह रहा है, तो 1 घंटे में बोला था, तो 60 मिनट और 60 सेकंड से गुना कर देंगे, ठीक है। गुना कर दोगे तो आपका 144,69,120 सेंटीमीटर की क्यू आ जाएगा। और इसको लीटर में बदलने के लिए अगर 1000 से भाग दोगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर की क्यू होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 144,69,12 लीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अब। कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉर द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित बंटन सारणी का आपको मोड निकालना है, यानी आपको मोड का मतलब होता है बहुलक निकालना है, ठीक है। बहुलक निकालने के लिए क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 8 से 4 5 था फ्रीक्वेंसी,
4 से 8 में 7 था, 8 से 12 में 9 था, 12 से 16 में 17, फिर 16 से 20, फिर 20 से 24 और 24 से 28 तक है, ठीक है। और 17 बाद 12, 10 और 6 है। तो इसके अंदर हमें मोड निकालना है, तो हम मोड निकालने के लिए इसमें सबसे बड़ा कौन है 17, तो 17 को ले लेंगे F0, इसके ऊपर वाला इसको F1 ले लेंगे, इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2 और इसके सामने वाला L1 ले लेंगे 12 को, ठीक है। और इसके बीच का गैप जो है हाइट 2 ले लेंगे, क्योंकि सॉरी 12 और 16 में 4 का गैप है, 4 ले लेंगे हाइट, ठीक है। तो मोड निकालने का अब हम फार्मूला लगा देंगे। तो मोड का फार्मूला आपने पढ़ा ही है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट बंद इंटू में H। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे। L1 की वैल्यू यहाँ पे था आपका 12। F1 होता है जो ये सबसे बड़ी इसमें सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 17 था, तो 17, इसके ऊपर F0 9, फिर बटे में 2 गुना 17 घटा 9 घटा F2 का मान नीचे मिलेगा आपको 12। और हाइट भी हम ले सकते हैं यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये आप कर लोगे तो आपका आंसर 14.46 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखता है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। तो नीचे जो सारणी बनी है इसमें मीन 18 दे रखा है। द फ्रिक्वेंसी इन द क्लास इंटरवल 19-20 की जो फ्रिक्वेंसी है ये मिसिंग है, तो आपको डिटरमाइन करना है यही मिसिंग वैल्यू एफ का पता करना है, ठीक है। कॉपी में क्लास इंटरवल वाला कॉलम बना लेंगे। तो 11 से 13 हो जाएगा, 13 से 15 हो जाएगा, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 हो जाएगा, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी ले लेंगे, ठीक है। फ्रिक्वेंसी में आपको 3, 6, 9, 13, F, 5 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब ना हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। मध्य मूल्य कैसे निकालते हैं, ये लोअर लिमिट और हायर लिमिट का जोड़ के आधा कर देंगे। तो इसको जोड़ोगे तो ये क्या आ रहा है 11 और 13 24, 24 का था 12, सब में देखोगे 2-2 बढ़ रहा है, तो अब उसके बाद 14 आ जाएगा, फिर 16, 18, 20, 22, 24। इस FI को इस MI से गुना कर दो, तो FI को इसको XI भी बोलते हैं, ठीक है। तो FI को XI से गुना कर दो, तो 12 को हम गुना करेंगे 3 से, तो 12 तिया 36, ये 14 छिक 84, 16 निम 144, 18 को 13 से गुना कर लेना 234, 20 को इससे गुना करोगे नहीं होगा तो 20 अब छोड़ देंगे। और ये था आपका 5 गुना 22, तो 22 बचे 110 और 24 चौक 96। एक बार इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा F आ जाएगा, FI 40 जमा F कहलाएगा। और इसको जोड़ लेंगे तो सिग्मा FI XI आ जाएगा, जो कि जोड़ने पे 704 जमा 20 F आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो मीन का फार्मूला होता है सिग्मा FI XI और डिवाइड में सिग्मा FI। तो ये आपका कितना था 704 जमा 20 F और बटे में सिग्मा FI आया था, ये वाला आया था आपका 40 जमा N मतलब F, तो 40 जमा F। मीन हमें पर्सन में दिया हुआ था यहाँ पे 18, ठीक है। तो हम यहाँ पे 18 ले लेंगे। 18 बराबर 704 जमा 20 F और बटे 40 जमा F, ये इससे गुना हो जाएगा तो 180 जो है, मतलब ये 18 जो है ना 40 और F से गुना हो जाएगा, और ये 704 जमा 20 F। इसको सोल्व कर लेंगे तो F की वैल्यू 8 लिख देंगे, ठीक है। 8 हो जाएगा आपका मिसिंग फ्रिक्वेंसी 8 हो जाएगी। अब हम करेंगे यहाँ पे सेक्शन सी में 11वां क्वेश्चन करेंगे, जो कि 4 मार्क्स का है। इसमें कहता है इफ़ SN डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म को SN डिनोट कर रहा है
और तो अगर ये एस एन जो है ना सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है तो हमें कहता है प्रूव दैट, प्रूव करो कि जो S30 है 30 पदों का जोड़ वो 3 गुने के बराबर है अगर हम S20 में से S10 को माइनस कर दें। ठीक है, तो पहले तो लेट कर लेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, तो फर्स्ट टर्म को ए मान लेंगे और कॉमन डिफरेंस को डी मान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद S30 निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे। तो S30 को कैसे निकालते हैं, तो S30 निकालने के लिए फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S30 था तो n की जगह 30 लिख देंगे, 30/2 2a प्लस 30 माइनस 1 और इंटू डी। ये कटेगा तो आपका 15 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 2a जमा 29 डी। तो उसके बाद हमें बोला था कि ये मान लो इसे गुना कर लो तो आ जाएगा ये तुम्हारा 15 दूनी 30 ए और जमा ये भी ऐसे गुना कर लोगे। ठीक है, 15 इससे गुना कर लोगे तो हमारा एक साइड तो आ गया आपका S30। अब आपका ये वाली साइड है तो ये अगला साइड ले लेंगे, टिकेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड 3 गुना S20 माइनस S10 दिया था, तो 3 गुना S20 को खोलेंगे तो आ जाएगा n/2 यानी 20/2, फिर आएगा 2a प्लस 20 घटा 1 यानी 19 डी। सेम ऐसे यहाँ भी खोलेंगे तो 10/2, फिर हो जाएगा 2a प्लस 10 में से गया 9 डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट के आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2a जमा 19 डी, ऐसे ही कट जाएगा तो 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2a जमा 9 डी। तो इसको 3 रहने देंगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 है और जमा ये 190 डी, 5 दूनी 10 है और घटा 5 नीम 45 डी। 20 में से 10 गया तो बचेगा 10 है और 190 में से 45 घट जाएगा तो 145 डी। 3 यहाँ से भी हम 5-5 का पड़ा कॉमन ले लेंगे तो 3 गुना 5 बार यहाँ से 5 का पड़ा, यहाँ से 5 का पड़ा लेंगे तो 2 ही जमा ये बचेगा 5 दूनी 10 5 29 डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ये बिल्कुल यही वाला आ रहा है जो ऊपर था ये। ठीक है, 15 गुना 2a प्लस 29 डी, तो ये भी देखोगे 3 बचे 15 गुना 2a प्लस 29 डी। अब ऊपर वाला इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बराबर हो जाएगा तो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कि S30 जो है वो 3 गुना S20 और घटा S10 के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां कहता है ड्रो माने कीजिए 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल पे हमें 2 टेंजेंट खींचनी है विच आर इंक्लाइन टू इच अदर एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो एक दूसरे पे 60 डिग्री पे झुके हों। इसके लिए पहले 4 सेंटीमीटर साइज लेके एक सर्कल खींचना है, सेंटर ले लेना वो और 4 सेंटीमीटर ले लेना है, पॉइंट ए ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक टेंजेंट खींचना है। ठीक है, तो एक टेंजेंट खींचो 90 का, तो यहाँ से यहाँ पे प्रकार रखिए पहला कार दूसरा और तीसरा, तो यहाँ से एक ऐसे टेंजेंट खींच देना है। और ऐसे ही यहाँ पे मान लो कि हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर अगर मान लो 90 जा रहा है तो इधर से भी एक 90 जाएगा और ये दोनों को यहाँ पे 60 पे झुकाना है, तो 60 पे झुकाने के लिए सेंटर पे 120 होना चाहिए, तो सेंटर पे यहाँ 120 बनाएंगे, पहला कट 60 दूसरा कट 120 और इसको मिला देंगे। फिर यहाँ पर भी हम 90 बना देंगे आर्क लेकर ऐसे 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 ऐसे, तो अब ऑटोमेटिक जब ये 90 बन जाएगा और ये 120 डिग्री का बन जाएगा तो ये अपने आप 60 डिग्री झुक जाएगा। ठीक है, फिर हम पेपर में सब कंस्ट्रक्शन भी लिख देंगे।
उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 3 एंड 5। कहता है एक ही सेंटर से एक रेडियस 3 और 5 लेके सर्कल खींचना है। तो एक रेडियस 3 ले लो, एक सर्कल मान लो ये सेंटर है, फिर यही इसी सेंटर से 2 और बढ़ा के फिर एक और सर्कल ले लो, ठीक है। अब कहता है कि एक 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल खींचिए संकेंद्री वृत्त, यानी जो एक ही सेंटर से खींचा जाए, और टेक ए पॉइंट ऑन द आउटर सर्कल, और एक बाहरी सर्कल पे एक पॉइंट लेना है, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया। कंस्ट्रक्ट द पेयर, कंस्ट्रक्ट मान होता है रचना करना है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट से जो अंदर वाला सर्कल है इस पर टेंजेंट खींचना है। तो पहले हम इसको P मान लेंगे, तो OP का हम परपेंडिकुलर वैसे खींचेंगे, तो ये जो है एक पॉइंट पे काट के जाएगा, उसको O डैश ले लेंगे, उसको सेंटर, और OP O डैश को सेंटर ले लेंगे, और इसको OP को रेडियस, और एक सर्कल खींचेंगे। ये सर्कल जो होगा, इस सर्कल को मान लो यहाँ T1 और T2 पे काट रहा है, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे तो ये टेंजेंट बन जाएगा, और इसको ऐसे मिला देंगे ये टेंजेंट बन जाएगा। तो PT1 और PT2 जो है ये दोनों टेंजेंट बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ से करेंगे, केस बेस आ गया है हमारा, ठीक है। तो अब हम केस बेस वाले क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है मॉडल रॉकेटरी। तो नीचे यहाँ पे चित्र दिख रहा है मॉडर्न रॉकेटरी का, ठीक है। तो इसके अंदर चित्र दिखाए गए हैं, थोड़ा धुंधला है। उसके बाद यहाँ से लिखा है कि ए मॉडल रॉकेट इज ए स्मॉल, एक मॉडल रॉकेट है, ये स्मॉल रॉकेट डिजाइन टू रिच लो एल्टीट्यूड्स एंड बी रिकवर्ड बाय अ वेराइटी ऑफ मीन्स। एक ना मॉडल रॉकेट है, छोटा मॉडल, इसका डिज़ाइन किया गया है टू रिच लो एल्टीट्यूड, यानी ये कम ऊंचाई पे उड़े, एंड बी रिकवर्ड बाय वेराइटी ऑफ मीन्स, और हमारे कई प्रकार के मीन्स को पूरा करे। तो लिखा है कि फ्लाइंग मॉडल रॉकेट्स इज ए रिलेटिवली सेफ, और उड़ने वाला जो मॉडल रॉकेट है सेफ होना चाहिए, एंड इन एन एक्सपेंसिव वे फॉर पर्सन टू लर्न द बेसिक ऑफ फोर्स एंड द रिस्पॉन्स ऑफ ए व्हीकल टू एक्सटर्नल फोर्सेस। तो कह रहे हैं फ्लाइंग जो मॉडल रॉकेट होना चाहिए ये सुरक्षित होता है, और ये ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है व्यक्ति के लिए, बल के लिए, और कोई भी बाहरी गाड़ियों के बाहरी स्रोत के लिए। लाइक एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन की जैसे ही, ए मॉडल रॉकेट इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स ऑफ वेट, थ्रस्ट एंड एरोडायनेमिक्स ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। तो कहता है कि एक एरोप्लेन की तरह एक मॉडल रॉकेट को भी कुछ बल चाहिए, वेट को, थ्रस्ट को, एरोडायनेमिक को ड्यूरिंग उड़ते समय चाहिए, ये सब, ठीक है। तो लिखा है कि साल्वी इज ए मेंबर ऑफ फर्स्ट रॉकेट क्लब ऑफ इंडिया नेम्ड स्टार क्लब। सी लॉन्च्ड हर लेटेस्ट रॉकेट फ्रॉम ए लार्ज फील्ड एट द मोमेंट इट्स फ्यूल इज एग्जॉस्टेड। The rocket has a velocity of 240 feet per second and an altitude of 544 feet. After t seconds, its height above the ground is given by the function. तो कुछ समय बाद जो है फंक्शन की हाइट का इक्वेशन दिया हुआ है, घटा 16t² प्लस 240t और प्लस 544 सॉरी। तो पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट और टेन बाय द रॉकेट, सबसे मैक्सिमम हाइट पता करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पता करने के लिए हम यहाँ पे इसका पहले तो फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने पे अब हम इसमें टी की जगह 0 पुट कर देंगे। तो टी की जगह 0 पुट करने पे इसका आंसर जो है, मतलब जब टी की वैल्यू, मतलब ये 0 कैसे आएगा, ये 0, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पे टी की जगह क्या पुट करेंगे, तो यही वाला 7.5 फिर पुट करेंगे। तो इसलिए 7.5 सेकंड बाद ही
ये मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। अगला है, बताओ कि हाउ मैनी सेकेंड वाज द रॉकेट एयर बोर्न आफ्टर इट्स फ्यूल वाज एग्जॉस्टेड। कितने सेकंड बाद ये हवा में रहेगा अगर इसका तेल भी खत्म हो जाए। तो इसमें अब ये वाला इक्वेशन 0 ही ले लेंगे और सोल्व करेंगे दोनों तरफ, तो इसका आंसर 70 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा इक्वेशन लेना है, तो देखेंगे यहाँ पे यही वाला लेना है। ठीक है, कहला है वेल एम्बैंकमेंट। वेल एम्बैंकमेंट इज ए राइज्ड वेल दैट इज बिल्ड अराउंड द वेल। There are often constructed used soils obtained from a digging well, or it provides protection to person from falling into the well. कुएं के चारों ओर ऐसे चबूतरा बता रहा है कि इससे सुरक्षा होती है, गिरने से बचते हैं। ए वेल ऑफ ए डायमीटर 6 मीटर इज डग 14 मीटर। ये कहता है कुएं को ना ऐसे ही हमने खोदा, तो एक कुएं को हमने ऐसे ही 6 मीटर डायमीटर और 14 मीटर गहरा खोदा। 1/15 ऑफ द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड इवेंटली ऑल अराउंड द वेल। और इससे निकाली गई मिट्टी को 1.5 जो है, मतलब 1/15 हिस्सा जो है मिट्टी निकाली थी ना, उसको हमने इसके चारों ओर फैला के एक एम्बैंकमेंट माने चबूतरा बना दिया है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। तो वॉल्यूम पता करो कितना निकाला है, तो इसको पता करेंगे। वॉल्यूम के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया, तो इतना ही मिट्टी निकाला है। अगला प्रश्न था, इफ़ द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, अगर एम्बैंकमेंट की हाइट इतनी हो तो व्हाट इज द विड्थ, यानी इसकी चौड़ाई पता करना है। तो अभी जो हम सोल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे डायमीटर इसका आधार, मतलब ये सब लेने के बाद ये जो वॉल्यूम आया था, अब कह रहा है कि लेट कर लेंगे डब्लू बी द विड्थ। तो मान लेंगे डब्लू इसकी चौड़ाई है और रेडियस की, तो पहले रेडियस क्या था 3 और चौड़ाई डब्लू बढ़ गई। और उसका बढ़ने से अब कह रहा है एरिया अपर सरफेस, ऊपर का एरिया कितना रहेगा, तो ऊपर का एरिया में भी कुछ बढ़ोतरी होगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पे जो लेट किए हैं कि W जो है वो चबूतरे की चौड़ाई है, द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, तो बाहरी सर्कल का जो रेडियस है वो इतना हो जाएगा। अब एरिया ऑफ अपर सरफेस निकालने के लिए, तो हम पहले वो जो ऊपर से जो इसका मुंह होगा ऐसे, तो हम बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो ये वही किया इन्होंने, पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटाया है, पाई पाई कॉमन लेने पे ये हो गया बाहर वाले का रेडियस का स्क्वायर, ये अंदर वाले का। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ अपर सरफेस यानी चबूतरे के ऊपरी भाग का सतह का क्षेत्रफल आ गया है। अब हमें वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट लगाना है, तो इस चबूतरे की ऊंचाई मान लेंगे, ऊंचाई दिया था 1.2 है, और ये हमारे अभी निकाला है। ठीक है, तो इसे गुना कर देंगे तो पूरे वॉल्यूम का 1/15 बोला था, तो पूरे वॉल्यूम का 1/15 हिस्सा ले लेंगे इसे। और उसके बाद थोड़ा इसको सोल्व करने में टाइम लगेगा, सोल्व करने पे आप इसका आंसर W1 पाओगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं कि आपका ये आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है।